अनिकेत की उंगलियों के बीच में सिगरेट फंसी हुई थी। वह बीच बीच में सिगरेट के कश लगाता और फिर धुएं का छल्ला बनाते हुए उसे आसमान में उड़ा देता। घड़ी की सुई ने 12:30 बजा दिए थे, लेकिन अनिकेत की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपनी बालकनी में खड़े खड़े सामने वाले पीपल के पेड़ को देख रहा था। हवा के चलने के कारण पत्तियां हिल रही थी और उस सुनसान रात में उनके हिलने के कारण अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। अनिकेत पत्तियों को हिलते देख रहा था और किसी ख्याल में खोया हुआ था। तभी उसे पीपल की डाल पर बैठी एक बेहद खूबसूरत स्त्री दिखाई दी। काजल से भरी उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें दिखने में खूबसूरत तो थी, लेकिन वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसके कपड़े नर्तकी की तरह थे। पेड़ पर बैठी वो अपने पांव को जोर जोर से हिला रही थी, जिससे उसकी पायल भी उतनी ही जोर से बज रही थी। उस नर्तकी की आंखों में एक सम्मोहन भी था, अजीब सा सम्मोहन। अनिकेत उस सम्मोहन में बंधा जा रहा था। उस नर्तकी ने आंखों के इशारे से अनिकेत को नीचे बुलाया। उसने अपने घर का दरवाजा खोला और लिफ्ट से नीचे उतरा। फिर वो उस पीपल के पेड़ के पास चला गया। उसे पीपल के पेड़ के पास आया देख वो नर्तकी पीपल की ऊंची डाली से धम से नीचे कूद गई। अनिकेत डर गया। उस नर्तकी ने अनिकेत को घूरते हुए उसकी कलाई को पकड़ा और उसे खींच कर ले जाने लगी। कौन हो तुम और मुझे कहां ले जा रही हो? अनिकेत के प्रश्न को सुनकर नर्तकी ने रहस्य भरी मुस्कान से उसकी तरफ देखा और खींचती हुई उसे एक हवेली में ले जाने लगी। बिच्छुओं के गोल घेरे में वो नर्तकी लगातार नाचे जा रही थी। उसके पांव के घुंघरुओं की आवाज छम 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 करके बज रहे थे। उसका चेहरा बता रहा था कि वो बहुत थक गई है, लेकिन उसके पांव रुक ही नहीं रहे थे। तभी कुछ बिच्छू रेंगते हुए उसके पैरों पर चढ़ गए। एक ने तो उसे डंक भी मार दिया। नाचते नाचते ही उसके चेहरे पर दर्द उभरा, लेकिन वो नाचती रही। बिच्छू लगातार उसे डंक मारे जा रहा था। उसका पैर लहूलुहान हो गया, लेकिन उसका नृत्य बंद नहीं हुआ। अचानक उस नर्तकी के पांव रुके और उसने एक बार फिर से अनिकेत की ओर देखा और उसके पास आई। उसका हाथ पकड़ा और उसे सहलाने लगी। अनिकेत को अब अच्छा लग रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थी। तभी उस नर्तकी ने पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ उसके शरीर से अलग कर दिया। अनिकेत जोर से चीख पड़ा, लेकिन नर्तकी उसकी चीख की परवाह किए बिना उसके हाथों को चबड़ चबड़ करके खाने लगी। उसका सुंदर चेहरा उस समय बहुत ही भयानक लग रहा था। नर्तकी ने एक बार फिर से अनिकेत की ओर देखा और उसके दूसरे हाथ को पकड़कर खींचने लगी। इस बार अनिकेत दोगुनी आवाज के साथ चिल्लाया, साहब क्या हुआ साहब? आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? अनिकेत का बूढ़ा नौकर उसके कमरे में खड़ा उसे हिलाते हुए जगा रहा था। अनिकेत ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें ऐसे दिखाई पड़ रही थी जैसे कि उसने पानी से अपना चेहरा धोया हो। उसके दिल की धड़कन उस समय धड़क ही नहीं रही थी, वो तो एक शोर में बदल गई थी। ऐसा शोर जब एक रेलगाड़ी तेजी से किसी स्टेशन से गुजरती है। अनिकेत ने बूढ़े नौकर को पानी लाने को कहा और फिर उसने अलमारी खोली और उसमें न्यूज़पेपर की कई सारी कतरनें निकालकर उसे गौर से देखने लगा। ये एक तरह का रीयूनियन ही था। अनिकेत, गीत, रिहान और प्रीति ये बेस्ट फ्रेंड थे, और बेस्ट इसलिए क्योंकि उनकी आदतें एक जैसी थी। चारों के चारों मस्त मौला और खतरों के खिलाड़ी। कुछ नया करना जिसमें जान का जोखिम हो, उसे तो वे चारों सबसे पहले करना चाहते थे। चारों के चारों बाइकर, और उनकी बाइक की स्पीड तो पूछिए ही मत। गीत का 2 बार एक्सीडेंट हुआ था। अनिकेत भी एक बार मरने से बचा था, लेकिन बाइकिंग का जोश कभी कम नहीं हुआ उनका। वे चारों अपनी अपनी बाइक लेकर रात को सड़कों पर निकलते और फिर वो उस जगह जाते जहां कोई नहीं जाता हो। कभी शमशान घाट में मुर्दों को जलते हुए देखते, तो कभी आधी रात के बाद किसी अघोरी के साथ बैठकर उसे मुर्दा खाते हुए देखते और रोमांचित होते। शहर और आसपास के वो इलाके जो भूतिया घोषित थे, जहां का नाम सुनकर ही लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती, वो वहां जाकर पूरी रात पार्टी करते। लोगों को वे चारों के चारों पागल लगते, लेकिन वो खुद को पागल नहीं, खतरों के खिलाड़ी बुलाते। लेकिन जैसा ही अक्सर होता है, उनकी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई और चारों की नौकरी अलग अलग जगहों पे लगी। दूसरे शहर में जाने के बाद भी वो टच में तो थे, लेकिन उनकी मस्ती कम हो गई थी। कहाँ पागलों की तरह भटकना
और कहाँ सारा दिन ऑफिस में कंप्यूटर के आगे बिताना। चारों दोस्त तो बहता हुआ पानी हुआ करते थे, लेकिन जिंदगी और नौकरी ने उन सभी को तालाब का ठहरा हुआ पानी बना दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना, तार जब दिलों से जुड़े हो तो मिलन का बल्ब जल ही जाता है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद चारों एक ही शहर में थे, दिल्ली, दिलवालों की दिल्ली। यहीं से तो पढ़े लिखे थे वे। मस्ती की किताब के ना जाने कितने पन्ने इन चारों ने इसी शहर में लिखे थे। कुछ बदला नहीं है गीत, दिल्ली वैसी की वैसी ही है यार, सेक्सी। और तू तो आज भी उतनी ही हॉट है जितनी 5 साल पहले थी। कोल्ड ड्रिंक का गिलास हाथ में लिए और सिगरेट का छल्ला उड़ाते हुए जब अनिकेत ने गीत से ये बात कही तो गीत का वही पुराना जवाब उसे सुनने को मिला। और तू उतना ही चेप। अबे फेविकॉल पी लिया था क्या तूने किसी दिन? ओए, मैं चेप नहीं हूँ, प्यार करता हूँ तुझसे। ए चल हवा आने दे। तू दुनिया का आखिरी लड़का भी होगा ना तो भी मैं तुझसे प्यार नहीं करूंगी। क्यों? अरे क्या कमी है मेरे में? गीत उसके पास आई और उसे चारों ओर से घूर कर देखने लगी। उसे ऐसा करते देख रेहान और प्रीति की तो हंसी नहीं रुक रही थी। ओए, क्या घूर रही है तू इतनी देर से? यही कि तू दोस्त मटेरियल तो 100% है यार, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन बॉयफ्रेंड वाली बात तुझ में नहीं। हर बार की तरह अनिकेत का चेहरा किसी फ्यूज बल्ब की तरह हो गया। अगर एक दूसरे का मजाक उड़ाने का तुम दोनों का सेशन खत्म हो गया हो तो कुछ काम की बात कर ले यार। 5 साल हो गए, ना तो ढंग से बाइकिंग की और ना ही कोई एडवेंचर वाली जगह पर गए। 5 सालों में जिंदगी नहीं, नौकरी बनकर रह गई है यार। ना कुछ आता है और ना कुछ पता। चारों दोस्त फिर से मिले हैं, फिर से वही जिंदगी, फिर से वैसी ही जिंदगी जीनी है यार। प्रीति की इस बात से चारों रिलेट कर रहे थे। सच में उन चारों के लिए जिंदगी 5 साल से रुक गई थी। लेकिन अनिकेत ने तब उन्हें एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सभी के चेहरे पर एक प्रश्न चिन्ह आ गया। ओए, तूने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर तो नहीं पी लिया? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता नहीं है गीत, ऐसा है, सदियों से है। पागल है तू, मैं नहीं मानती। उसके बाद अनिकेत ने अपने घर की अलमारी खोली और उससे पेपर की कई सारी कतरनें निकाली और उन कतरनों को सभी के सामने रख दिया। 500 साल पुरानी उस हवेली में अभी भी एक नर्तकी नाच रही है और वो नाच उसने 500 साल पहले ही शुरू किया था, वो भी एक श्राप के कारण। और वो श्राप उसे इसलिए मिला क्योंकि उसे अपनी खूबसूरती और नृत्य का बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वो अपनी खूबसूरती और अपने नृत्य के प्रभाव से कुछ भी कर सकती है। और इसी घमंड में उसने ऋषि मांडव की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया और वो उसमें सफल भी हो गई। लेकिन ऋषि के क्रोध से स्वयं को नहीं बचा पाई। मैं जगत कल्याण के लिए तपस्या में लीन था, लेकिन तूने उसे भंग कर दिया। तुझे अपनी खूबसूरती और नृत्य का बहुत अभिमान है ना? ठीक है, आज मैं तेरे इस अभिमान को चूर चूर कर दूंगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे पांव कभी नहीं रुकेंगे। तू हजारों सालों तक नृत्य करती रहेगी एक बंद हवेली में बिच्छुओं के बीच, और तेरा नृत्य कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं। और जो भी उस हवेली में तेरे नृत्य को देखने आना चाहेगा वो मर जाएगा। जो भी उस हवेली की ओर आना जाना चाहता है, हवेली के कई किलोमीटर दूर से ही लोगों के साथ अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है, लेकिन उस हवेली तक आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है। जानते हो, जब से मैंने उस नर्तकी के बारे में जाना है ना, तब से मुझे एक सपना बार बार आता है। अनिकेत ने अपने सपने के बारे में भी अपने दोस्तों को बताना शुरू किया। सारे दोस्त ध्यान से उसकी बातों को कुछ ऐसे सुन रहे थे जैसे एक तीरंदाज किसी चीज पर निशाना लगाने के पहले ही ध्यान लगाता है। मैं तुम लोगों को फोन पर उस जगह के बारे में बताना चाहता था यार, लेकिन तुम सब इतने बिजी थे कि मैं क्या ही कहता तुम लोगों से। ओह माय गॉड, साउंड सो थ्रिलिंग यार। चले फिर उस हवेली में उस नर्तकी से मिलने, एक बार फिर से एडवेंचर करें। घड़ी की सुई ने रात के 12 बजा दिए थे, लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं हुई थी। तभी अचानक से उनके घर की खुली हुई खिड़की से एक बड़ा सा उल्लू घर के अंदर आकर बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा। उल्लू का चेहरा और उसकी आवाज, उसकी आंखें इतनी डरावनी लग रही थी कि चारों के चारों दोस्त सहम गए। घर का बूढ़ा नौकर उल्लू की आवाज को सुनकर हाथ में एक डंडा लेकर बाहर आया और उसे किसी तरह बाहर भगाया। उल्लू का घर में आना अब शगुन है साहब, पता है, ये बताता है कि किसी की मौत होने वाली है। ये सब आप क्या कह रहे हैं? अरे वो पक्षी है, उसे जहाँ जगह मिला वो आ गया। मैम साहब,
ऐसी बात पता नहीं है। आप जानती है, जब रावण रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए जाता है तो उसे उल्लू के बोलने की आवाज सुनाई देती है, जो उसके महल में बोल रहा था। महाभारत में शिशुपाल वध के समय भी उल्लू बोलता है। शिव और दैत्यों के बीच जब युद्ध होने को आता है तब दैत्य की सेना के अंदर उल्लू बोलता है और उनके अंत के बारे में बताता है। पांडव जब संधि के लिए भगवान कृष्ण को भेजते हैं तो कौरव उसे ठुकरा देते हैं। उसके बाद उल्लू के बोलने की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद तो पता है ना, कौरवों का विनाश हो जाता है। सारे दोस्त बूढ़े नौकर की बातों को सुन रहे थे और पता नहीं क्यों उन्हें उनकी बातों में लॉजिक दिख रहा था। हालांकि उन लोगों में कोई भी ज्यादा धार्मिक तो नहीं था, लेकिन वो बूढ़ा नौकर जिस तरह से धार्मिक किताबों के दर्ज बातों के बारे में बता रहा था उस पर उन्हें विश्वास करने का मन कर रहा था। काका, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी। अब आप जाइए और खाना गर्म कर दीजिए, हमें भूख लग गई है। बूढ़े नौकर की बातों को सुनकर सारे दोस्तों के चेहरे उस समय भावहीन से थे। ओए, क्या हो गया तुम लोगों को? कहाँ रामायण महाभारत की बातों में घुस गए तुम लोग? अरे जिंदगी एडवेंचर का नाम है, कर लें। मरना तो है ही ना, हम लोग कोई अश्वत्थामा तो है नहीं जो कि अमर हो जाएं। गीत, रेहान, प्रीति और अनिकेत की बाइक फुल स्पीड में दौड़ी जा रही थी। सभी की बाइक्स के स्पीडोमीटर का कांटा 100 को छू रहा था। 5 घंटे की लगातार बाइकिंग के बाद चारों बहुत थक गए थे। सभी को जोरों की भूख भी लगी थी, लेकिन आसपास छोटी मोटी कोई दुकान भी नजर नहीं आ रही थी। एक पुराने पीपल के पेड़ के पास गीत को एक बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखाई दी, जो अपनी छोटी सी टोकरी में शायद कोई जंगली फल बेच रही थी। अम्मा, क्या है ये? जंगली फल है बेटा, जहरीला तो नहीं है ना? जहरीला। गीत की बातों को सुनकर उस बूढ़ी औरत ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखें लाल लाल अंगारे की तरह लग रहे थे। चली जा वापस, चली जा वापस, चली जा वापस, चली जा। क्रोध से भरा बूढ़ी औरत का चेहरा और उसकी आवाज बहुत ही भयानक लग रही थी। उसने अपनी टोकरी में हाथ डाला और उससे एक जहरीला सांप निकाला। अपने फन को फैलाए वो सांप बहुत ही भयंकर लग रहा था। गीत उसे देखकर डर गई। जहरीला इसे कहते हैं। उसने गीत के गले में उस सांप को डाल दिया। सांप गीत के गले को कसकर जकड़ने लगा, उसका दम घुटने लगा। उसने चिल्लाते हुए अनिकेत का नाम पुकारा। अनिकेत, अनिकेत। क्या हुआ गीत? क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? अनिकेत, वो बुढ़िया कहाँ गई जो अभी यहाँ जंगली फल बेच रही थी? उसने मेरे गले में सांप को डाल दिया था। ये सब तुम क्या कह रही हो गीत? कौन सा सांप, कौन सी बुढ़िया और कौन से जंगली फल? ओए गीत, सिर्फ तुझे ही नहीं हम सभी को भूख लगी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम रास्ते में खाने का सपना देखते हुए चले। यार, लेकिन मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा था यहाँ। चारों ने बाइक की किक फिर से मारी और भूखे प्यासे वो चलते गए। 50 किलोमीटर के बाद उन्हें पहाड़ी रास्ते पर एक चाय की टपरी दिखाई दी। उस टपरी को देख वो ऐसे खुश हुए जैसे कि उनकी करोड़ों की लॉटरी लग गई हो। भैया, चाय मिलेगी और बिस्कुट? दुकानदार ने उनकी बातों का जवाब हाँ में सिर हिला कर दिया। भैया, जल्दी से बिस्किट का पैकेट दे दीजिए ना, बहुत भूख लग रही है। दुकानदार ने बिस्कुट का पैकेट निकाल कर एक एक कर सभी को दिया। बिस्कुट के पैकेट पर वे चारों ऐसे टूट पड़े जैसे कि जन्मों के भूखे हो। सभी खाने में खोए हुए थे। तभी प्रीति को ऐसा लगा कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। प्रीति ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक खूंखार शक्ल वाला प्रेत दिखाई दिया। चली जा, वापस चली जा, वापस चली जा। प्रीति उसके बातों पर कोई रिएक्ट करती, उसके पहले ही वो उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए ले जाने लगा। कौन हो तुम? मेरे बाल छोड़ो, पागल हो गए हो क्या तुम? वह प्रेत उसे खींचते हुए ले गया और पहाड़ी से नीचे फेंकने की कोशिश करने लगा। छोड़ दो। लेकिन उस प्रेत ने उसे पहाड़ी के नीचे फेंक दिया। प्रीति की चीख की आवाज से सारे दोस्त चौंक गए। ओए, क्या हो गया? इस तरह क्यों चीखी? वो भयानक शक्ल वाला वो प्रेत कहाँ गया? अरे क्या बकवास कर रही है तू? हैं? दिमाग तो ठीक है ना तेरा?
यहाँ बैठकर बिस्कुट पर बिस्कुट खाए जा रही है और कह रही है कि कोई प्रेत तुझे पहाड़ों से नीचे फेंक रहा था। प्रीति का दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये सपना कैसे हो सकता है? थोड़ी देर पहले उसके साथ वो सब जो घटा था वो क्या था? अनिकेत ने चाय वाले को चाय और बिस्किट के पैसे दिए। वह सफर जारी रखने वाले थे, लेकिन रेहान की बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। सभी ने कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उन्होंने चाय वाले से पूछा कि कोई मैकेनिक है क्या? साहब, मैं मैकेनिक का काम भी करता हूँ। अभी देखता हूँ क्या हुआ है आपकी बाइक में। चाय वाला उनकी बाइक ठीक करने लगा, लेकिन तभी रेहान को अपने जूते में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। क्या चुभ रहा है मेरे जूते में? रेहान ने अपना जूता खोला तो वो दंग रह गया। उसके जूते में कई सारे बिच्छू थे और शायद बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था। पल में ही उसके मुंह से झाग निकलने लगा। वह बहुत घबरा गया। भाई लोग मुझे बिच्छू ने काट लिया है। यार मुझे बचा ले। ये देख मेरे मुंह से झाग भी आने लगा है। ओए रेहान, क्या हो गया तुझे? तू भी इन लोगों की तरह बकवास करने लगा। कहाँ काट लिया तुझे बिच्छू ने और कहाँ तेरे मुंह से झाग निकल रहा है? अब सारे दोस्त घबरा गए थे, क्योंकि एक के बाद एक सभी के साथ अजीब घटनाएं हो रही थी। यार पेपर की कटिंग में जो पढ़ा था वो सब सही है यार। अभी हम उस हवेली तक पहुंचे भी नहीं है और हमारे साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। अनिकेत वापस चल यार, कहीं एडवेंचर हम पर भारी ना पड़ जाए। लेकिन अनिकेत कहाँ सुन रहा था उनकी बात। उसे तो नर्तकी के पांव के घुंघरुओं की आवाज सुनाई देने लगी थी। अब तक जिस नर्तकी को उसने अपने सपने में देखा था, वो उसे रहस्यमय मुस्कान के साथ बुला रही थी। वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, बिना ये सोचे कि आगे एक बहुत बड़ी खाई है। अगले दिन फिर से न्यूज़पेपर पर 4 दोस्तों की मौत की खबर छपी थी। गीत की मौत सांप काटने से, विक्की की चट्टानों से गिरने से, रेहान बिच्छू के डंक से और अनिकेत की लाश एक खाई में पाई गई। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा